हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है एजाइल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 के एक चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स। उसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का जो आपका नाम है वो नाम है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिकुल्स क्लास 12 का ऐसा चैप्टर अब बन गया है जिसका यूज केमिस्ट्री में भी होता है। और अगर आपने बायो पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक चैप्टर है मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। और इस चैप्टर का महत्व तब से और बढ़ गया है जब से सिलेबस को कम किया है, तब से इसका महत्व और बढ़ गया है। क्वेश्चन फिक्स है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा और बायोलॉजी में भी पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिकुल्स में, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग पहला टॉपिक वो है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो नाम से मालूम चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन का हाइड्रेट्स। तो शुरुआत में डिफिनेशन में यही दिया गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जितने भी कार्बन के हाइड्रेट होंगे उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोला गया। इसका मतलब हुआ कार्बन का हाइड्रेट यानी कुछ ना कुछ अमाउंट कार्बन का होगा, और हाइड्रेट इसका मतलब वाटर। यानी कि अगर हम ऐसा मान लें कि कार्बन का कुछ अमाउंट है जिसको हम लोग x मान ले रहे हैं और वाटर का कुछ अमाउंट है जिसको हम लोग y मान ले रहे हैं, तो यही फार्मूला इनिशियल में दिया गया कार्बोहाइड्रेट का। इसको बोला गया कि जो जनरल फार्मूला होगा कार्बोहाइड्रेट का वो आपका यही होगा CxH2O_Y। ये जनरल फार्मूला दिया गया। शुरुआत के दौर में जब ये फार्मूला दिया गया था उस समय इसमें कुछ कंपाउंड को फिट करके देखा गया फार्मूला में। जैसे x और y का वैल्यू 6 पुट करके देखा गया तो क्या हुआ कि C6H2O6 ऐसा मिला। अगर इसको हम लोग और अच्छा से इसको करें तो क्या हो जाएगा C6H12O6 ऐसा फार्मूला आ रहा था। और इस फार्मूला को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका नाम हम लोग ग्लूकोज जाना करते हैं। और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। सब चीज़ें सही चल रही थी, फार्मूला दिया गया, डिफिनेशन दिया गया, फार्मूला में कंपाउंड फिट भी हो रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी फार्मूला में जब x और y की जगह पर 2 पुट करके देखा गया तो कैसा आया कंपाउंड C2H2O2 आया। इसका मतलब C2H4O2। इसका मतलब है इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं CH3COOH यही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका नाम हम लोग जानते हैं, इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, या जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोला करते हैं। एसिटिक एसिड जो एक तरह का एसिड है, कार्बोहाइड्रेट। इसको जब देखा गया कि ये तो एसिड होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये फार्मूला में फिट हो जा रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं था। समय गुजरते गया और भी नए कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ। जैसे एक कंपाउंड आया जिसका फार्मूला होता है C6H12O5, जिसको हम लोग रैमनोज बोला करते हैं। कि रैमनोज अगर आप ध्यान से देखें तो इस फार्मूला में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 6 रहता तब फिट होता, इस फार्मूला में फिट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या देखा गया कि रैमनोज तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब अभी तक हमने क्या जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सबसे शुरुआत में बोला गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट बोला करते हैं। यानी कि इसका फार्मूला जनरल फार्मूला दिया गया CxH2O_Y। शुरुआत के दौर में बहुत सारे कंपाउंड थे जो इस फार्मूला में फिट हो रहे थे, कार्बोहाइड्रेट थे। लेकिन समय गुजरते गया और नए कंपाउंड का डिस्कवरी भी होते गया। इसमें जब 2 पुट करके देखा गया तो एक कंपाउंड मिला जिसका नाम एसिटिक एसिड होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं था। और एक रैमनोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन फार्मूला में फिट नहीं हो रहा था। तब कुछ समय बाद
ऐसा माना गया कि ये कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनेशन दिया गया था ये उस समय के अनुसार तो सही था, लेकिन नए कंपाउंड के डिस्कवरी के साथ इस डिफिनेशन में भी अपडेशन जरूरी था। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का नया डिफिनेशन बनाया गया, जिसको बारे में हमें और आपको जानकारी होना चाहिए, जो आज तक वैलिड है। नया डिफिनेशन क्या बनाया गया था, चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो इतना तो हो गया था कि पुराना वाला डिफिनेशन सभी जगह फिट नहीं हो रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट का एक नया डिफिनेशन बताया गया। क्या है देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट को बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, या फिर और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझिएगा, बोला गया जो नया डिफिनेशन दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स वैसे कंपाउंड होते हैं जो कैसे होने चाहिए। मैं जिस वर्ड पर आपको गौर करवा रहा हूं आप उसको ध्यान से देखिएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए और साथ में एल्डिहाइड या फिर क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। तो अगर एक लाइन में बात करें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, ये आपको आगे समय के साथ समझ में आ जाएगा क्या लिखवाए हैं उसको। तो अगर हम आपसे पूछे तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब अगर आपको याद होगा तो हाइड्रोक्सी हम लोग OH ग्रुप को बोला करते हैं, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, साथ में एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप या फिर कीटोन यानी CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो फिर से किसको बोलेंगे, वैसे कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होगा, वैसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोला करेंगे। जैसे आप एक दो सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कंपाउंड है CH3 CH2 CHO, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, कैसे चेक करेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी साथ में एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको यहाँ पर एल्डिहाइड तो नजर आ रहा होगा, लेकिन कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। उसी तरह एक और कंपाउंड के बारे में देखते हैं। मान लेते हैं अगला कंपाउंड जो है वो इस तरह का है CH3 CHOH CHO। कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप तो है, OH भी है, लेकिन OH एक OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट आपका नहीं होगा। एक और कंपाउंड देखते हैं, जिसे मान लेते हैं इस बार। अब आपको ये बताने हैं कि ये कंपाउंड आपके सामने कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए पहला कंडीशन, क्या इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी तो हो गया। साथ में एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला कंपाउंड आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो शायद आप समझे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे अब कि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे कंपाउंड होंगे, और सब कंपाउंड को अगर अलग अलग याद करना सोचे या सबका प्रॉपर्टी अलग अलग याद करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट को आगे चल के क्लासिफाई किया गया, तो इसका अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखने हैं, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला का जो नाम है वो नाम है आपका मोनोसैकेराइड। दूसरा जो है आपका उसको हम लोग बोला करते हैं ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है आपका पॉलीसैकेराइड। एक दो बातें आप ध्यान रखिएगा
कहीं पर भी आपको अगर सेकेराइड टर्म किसी भी वर्ड का अंतिम में देखने को मिले, इसका मतलब आप जनरली समझिएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट होगा। दूसरा बात, कहीं पर भी आप मोनो टर्म लिखा हुआ देखते होंगे तो उसका मतलब आप क्या समझा करते हैं, एक, सिंगल। ओलिगो कहीं पर टर्म देखने को मिले, इसका मतलब है 2 से 10। और पोली का मतलब जनरली तो 2 या 2 से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर 2 या 2 से 10 को तो हम लोग ओलिगो बोल रहे हैं, यानी पोली का मतलब हुआ 10 से ज्यादा, यानी बहुत सारा यूनिट। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, यानी पानी में आप डाल रहे हैं तो कितना मोलिक्यूल में टूटता है उसके बेसिस पर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोसेकेराइड, दूसरा है वो है ओलिगो और तीसरा है पोली। मोनो का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका आप आगे हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते हैं, वो और सिंपल यूनिट में नहीं टूट सकता है, वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोला करते हैं मोनोसेकेराइड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इसका एग्जाम्पल याद रखना, तो आप ध्यान रखिएगा मोनोसेकेराइड का 3 एग्जाम्पल आप एकदम याद रखिएगा। पहला जो याद रखना है वो है आपका ग्लूकोज, दूसरा जो याद रखना है वो है आपका फ्रुक्टोज, और तीसरा मोनोसेकेराइड जो आपको याद रखने हैं वो है आपके गैलेक्टोज। और भी कंपाउंड होते हैं जो कि मोनोसेकेराइड होते हैं, लेकिन आपको अभी 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। मोनोसेकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। चलिए अगला क्लासिफिकेशन है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल रहा है, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट मिल रहा है, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलेंगे कि वो ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड में अगर 2 यूनिट मिला, आपने हाइड्रोलिसिस करवाया और कितना यूनिट मिला, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिला, तो 2 के लिए क्या बोला करते हैं, डाई। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोल दिया करते हैं, डाइसेकेराइड बोल दिया करेंगे। 3 मिलेगा तो ट्राइसेकेराइड, 4 मिलेगा तो टेट्रा हो जाएगा। हम लोग के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड इसका मतलब कितना मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 यूनिट मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका, पहला जो आपको याद रखने हैं वो है आपका सुक्रोज, दूसरा डाइसेकेराइड होता है वो है आपका माल्टोज, और तीसरा जो डाइसेकेराइड है वो होता है आपका लैक्टोज। हालांकि डाइसेकेराइड और भी होते हैं, लेकिन हम लोग को केवल 3 एग्जाम्पल अभी ध्यान में रखने हैं। तो आप शायद मोनोसेकेराइड का 3 एग्जाम्पल, डाइसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इसको ध्यान रखे होंगे। आगे चलते हैं, अगला जो है वो है पॉलीसेकेराइड। पोली का मतलब होता है बहुत सारा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारा मोनोसेकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलिसिस करवाने पर, वैसे कंपाउंड को, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड तो बहुत सारे यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल वो होता है इसका स्टार्च, दूसरा कौन सा होता है और सेलुलोज, और एक और एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं तो वो है आपका ग्लाइकोजेन। और भी एग्जाम्पल होते हैं, हमें 3 ध्यान में रखने हैं। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर। तो शायद आप इसको समझे होंगे और आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए एकदम ध्यान से देखिए। हम अभी पूछ रहे हैं आपसे, शायद आप देख लिए होंगे, पूछे, चलिए बताइएगा तो फिर। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कितने भाग में बांटा गया था, याद कीजिए, कितना, 3। गुड। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोनोसेकेराइड में कितना एग्जाम्पल, 3। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओलिगोसेकेराइड दूसरा क्लासिफिकेशन।
ओलिगो का मतलब कितना यूनिट में टूटेगा, 2 से लेकर 10 तक। 2 में टूटा तो स्पेशल नाम डाइसैकेराइड। क्या बात है, डाइसैकेराइड का कितना एग्जाम्पल, 3। पहला सुक्रोज, क्या बात है, दूसरा माल्टोज और तीसरा लैक्टोज। गुड। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा था, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसको बोलते थे, बहुत सारा यूनिट में टूटेगा। कितना एग्जाम्पल, 3। पहला स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, तीसरा ग्लाइकोजेन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ तक पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन है वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही है, अलग बेसिस के ऊपर है। तो अब आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन, अगला जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही क्लासिफिकेशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पहला था हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है आपका रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला को बोला गया रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा को जो बोला गया आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी कार्बोहाइड्रेट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इससे पहले आप कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको। जैसे आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड एक चैप्टर पढ़े होंगे, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें आपने 2-3 रिएजेंट का नाम सुना होगा। शायद आप सुने होंगे टॉलेंस रिएजेंट, शायद आपने नाम तो सुना ही होगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट, ये 3 नाम आप सुने होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर 2 भाग में बांटा गया, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, जो रिड्यूस कर देता है। किसको कर देता है, जो रिड्यूस कर देता है। किसको, टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग रिएजेंट को और बेनेडिक्ट रिएजेंट को जो रिड्यूस कर देगा तो अपने क्या होता होगा, अपने ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि पूरा सुनिएगा, रिड्यूसिंग शुगर किसको बोला गया, कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस करता है। किसको, टॉलेंस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल आप जितना मोनोसेकेराइड पढ़े थे, जैसे कौन कौन सा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड आपका एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर होता है। दूसरा डाइसेकेराइड में ध्यान रखना है आपको। डाइसेकेराइड का हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताया था, कौन कौन सा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसका एग्जाम्पल माल्टोज तो इसका एग्जाम्पल होता है और लैक्टोज भी होता है, लेकिन सुक्रोज इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। अब आगे समझिएगा। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग का शुगर का मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा शुगर जो रिड्यूस नहीं करता है। किसको रिड्यूस नहीं करेगा, जो ये कर रहा था, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। रिड्यूस अगर नहीं करेगा तो वैसे कंपाउंड को, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका एग्जाम्पल आपको एकदम माइंड में याद कर लेने हैं और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको माइंड में ध्यान रखने हैं, उसका नाम है सुक्रोज। ये सुक्रोज को आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जो आपका सुक्रोज होता है वो एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बात समझ में आ गई। ये था आपका दूसरा क्लासिफिकेशन, शायद आप इसको समझे होंगे। देखिए एक बार ध्यान से इसको, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर देख लिए। चलिए बताइएगा। तो फिर रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भाग में, 2 भाग में, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग किसको बोलेंगे, जो रिड्यूस कर देता है। किसको, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट। एग्जाम्पल ऑल मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्लासिफिकेशन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो रिड्यूस नहीं करता है। किसको,
फेलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट रिएजेंट को। इसका एग्जाम्पल पूरा इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है? सुक्रोज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे अब हम लोग चल सकते हैं। अभी तक हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, तीसरा और अंतिम क्लासिफिकेशन अब पढ़ने वाले हैं। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का है, ये एक्चुअली में आपका मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन है। मोनोसेकेराइड क्या होते थे, याद होंगे शायद आपको, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। चलिए, तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका मोनोसेकेराइड का। और मोनोसेकेराइड में किसके बेसिस पर? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए मिनिमम कितना नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए? सोच के देखिए। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते थे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH होना चाहिए, यानी 2 कार्बन होना चाहिए मिनिमम, वो हो गया। अल्डिहाइड या कीटोन यानी एक और कार्बन होना चाहिए, यानी मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, तभी हम वैसे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो अगर हम बात करें एक टेबल के रूप में, इधर अगर हम बना लें कि नंबर ऑफ कार्बन, उसके लिए जो नेम क्या होगा उसके बेसिस पर उस शुगर का नाम, और यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। और उसमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तब उसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं मिनिमम कितना कार्बन एटम होना चाहिए? 3 होने चाहिए। तो 3 कार्बन के शुगर को हम लोग क्या बोला करते हैं? 3 है, तो इसलिए इसको भी बोलेंगे ट्राई। और अगर शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो अंतिम में इसमें क्या लगा देते हैं? OH लगा देते हैं। उसी तरह 4 कार्बन का कोई अगर शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका नाम होता है टेट्रोज। अगर 5 का होगा तो उसका नाम होता है आपका पेंटोज। क्या बात है। और अगर 6 का होगा तो सोचिए क्या नाम हो जाएगा? हेक्सोज। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये तो हो गया आपका नेम इस तरह से। इसमें अल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है, ये तो कॉमन नेम हो गया, अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अल्डिहाइड होगा तब नाम क्या होगा, और कीटोन होगा तब नाम क्या होगा। अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट में, तो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो अल्डो यूज करते हैं। तो अगर 3 कार्बन का शुगर है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नाम होता है आपका अल्डो ट्राइओज। 4 कार्बन का होगा, अल्डिहाइड होगा, तो अल्डो टेट्रोज। उसी तरह से क्या नाम हो जाएगा? 5 कार्बन होगा अल्डिहाइड के साथ में, तो अल्डो पेंटोज। और अगर 6 कार्बन होंगे तो अल्डो हेक्सोज। इस तरह का नाम हो जाएगा आपके सामने। सर अगर कीटोन प्रेजेंट होगा तो जिस तरह से हम लोग अगर शुगर में अल्डिहाइड है तो अल्डो लगा देते हैं, तो कीटोन अगर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए टर्म लगा लेंगे कीटो। 3 कार्बन का शुगर, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम होगा कीटो। 3 कार्बन है तो ट्राइओज। 4 कार्बन का शुगर, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम होगा इसका कीटो टेट्रोज। उसी तरह 5 कार्बन का है तो कीटो पेंटोज। और अगर 6 कार्बन है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज। इस तरह का एक जनरल क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। अब यहां से आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या है कि यहां से आपके बुक के अनुसार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वो एक पूछे जाते हैं अल्डो हेक्सोज का, और दूसरा पूछा जाता है कीटो हेक्सोज का, जो आपको एकदम याद करने हैं। अल्डो हेक्सोज का मतलब क्या हुआ? कितना कार्बन का कार्बोहाइड्रेट? हेक्स लिखा हुआ यानी 6 कार्बन का, और अल्डो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट का जो नाम होता है वो है आपका ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। उसी तरह से एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन होंगे और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम है आपका फ्रुक्टोज। तो इस टेबल से मेनली आपको क्या याद रखने हैं कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और अल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उसको फ्रुक्टोज बोला करते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखें और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। कितना क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं।
क्या पढ़ रहे थे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। क्या होता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोले थे। CH2O जनरल फार्मूला आया था। कुछ कार्बोहाइड्रेट इसमें फिट हो रहे थे, कुछ फिट नहीं हो रहे थे, तो ये नया डिफिनेशन बनाया गया। नया डिफिनेशन क्या आया कि कार्बोहाइड्रेट वैसे कंपाउंड को बोला गया जो कि पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर था। कितने भाग में? 3 भाग में, मोनो, ओलिगो और पॉली। मोनो जिसका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। ओलिगो 2 से 10 में टूटेगा। 2 में टूटा तो डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तीसरा पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब बहुत सारा यूनिट में टूटेगा, उसका एग्जाम्पल। अगला जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे वो पढ़े रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा शुगर जो रिड्यूस कर देता है, किसको? टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट को। एग्जांपल ऑल मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज। दूसरा क्लासिफिकेशन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूस नहीं करता है, किसको? टॉलेंस, बेनेडिक्ट और फेलिंग को। इसका एग्जांपल सुक्रोज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ये इस पर बहुत बार पूछा गया है, सुक्रोज पर। आगे चलते हैं। एक और क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े, वो पढ़े हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर, और ये मेनली क्लासिफिकेशन है आपका मोनोसेक्राइड का। 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन होगा। 5 कार्बन के शुगर का नाम पेंटोज, 6 का हेक्सोज। 6 में अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल्डो हेक्सोज, एग्जाम्पल ग्लूकोज। 6 में कीटोन प्रेजेंट है तो कीटो हेक्सोज, एग्जाम्पल फ्रुक्टोज। तो ये था आज का क्लास, आज का वीडियो, जिसमें हम लोग आज पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगली वीडियो में जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो इसका जो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ करके क्लासिफिकेशन के आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए मुलाकात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।